नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन में आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या होता है। हम किसी कंटेनर में लिक्विड लें और इसे हम ढककर एक निश्चित ताप पर रखें तो जो द्रव है उसका वाष्पन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रारंभ में वाष्पन की दर अधिक होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है। यह स्थिति साम्यावस्था कहलाती है। तो जब वाष्पन की दर और संघनन की दर यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, साम्यावस्था में साम्य कहते हैं। तो वाष्प और द्रव यानी वाष्पन और संघनन जब साम्यावस्था में हो तो द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर at equilibrium, pressure exerted on liquid by vapor is known as vapor pressure। अब हम बात करें लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब के अवनमन की। जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो यह वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। ठीक है, यानी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अर्थात जो वाष्प दाब में कमी होगी डेल पी वो क्या होगी, डेल पी इक्वल टू पी माइनस पी एस। यहाँ पी हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। हम एक डायग्राम से देखें। प्रारंभ में ये शुद्ध विलायक हम लेते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो हम मैनोमीटर में नापते हैं तो वो ये आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो यह हमारा वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। अब हमने जैसे इसमें विलयन मिलाया, इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो विलयन बना। तो इस विलयन का वाष्प दाब हम देखें तो वो इस विलयन का वाष्प दाब घट गया है, यानी विलयन का वाष्प दाब घटना वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। यानी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी, जो कि पी माइनस पी एस के बराबर होगा। अब विलयन का वाष्प दाब कम क्यों होता है, हम इसको एक डायग्राम से समझिए। एक पात्र में हमने शुद्ध विलायक लिया है और जब इसका वाष्पन हो रहा है तो इसकी सतह पर जो केवल शुद्ध विलायक के अणु है जो कि वाष्पित होकर सतह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, वाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो विलयन बन जाता है और विलयन की सतह पर विलायक के साथ साथ अवाष्पशील विलय के अणु भी होते हैं। अवाष्पशील विलय के अणु होने के कारण सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे सतह को छोड़कर बाहर निकलने वाले अणुओं की संख्या भी कम हो जाएगी, यानी वाष्पन की दर कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्पन की दर कम हो जाती है। इसे हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। यानी जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी वेपोराइजेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। ये हमारी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाती है।
अब हम बात करें रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अवनमन, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा P, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी हम क्या कहें, वाष्प दाब अवनमन हमारा P माइनस पी एस है, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, ये हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। वाष्प दाब के जो आपेक्षिक अवनमन है और सांद्रता है, इन दोनों के मध्य एक संबंध को राउल्स ने बताया था, जिसे हम राउल्स लॉ कहते हैं। तो राउल्स लॉ क्या है, किसी अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो जो विलयन है, जो अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो विलायक का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलय की मूल भिन्न के बराबर होता है। अब हम विलय की मूल भिन्न क्या होगी, विलय की मूल भिन्न होगी विलय के अणुओं की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या। विलय के मूलों की संख्या n है और विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या n+n है। यानी अगर हम विलय के मूलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N ले, तो विलय के मूलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के मूलों की संख्या n+n। ठीक है, और विलायक का मूल भिन्न क्या होगा, विलायक का मूल भिन्न होगा कैपिटल N अपॉन n+n, यानी विलायक के मूलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। अब राउल्स लॉ हमारा क्या कह रहा है, हमने अभी ऊपर देखा कि राउल्स लॉ कहता है कि जो वाष्प दाब अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वो किसके बराबर है, विलय की मूल भिन्न के। यानी विलय की मूल भिन्न हमारी क्या है, n/n+n, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमने अभी देखा P माइनस पी एस अपॉन P, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हुआ, विलय की मूल भिन्न के। तो ये राउल्स का नियम कहलाता है। और जो विलयन राउल नियम का पालन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब हम राउल के नियम को एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट के रूप में भी बता सकते हैं। राउल नियम का एक वैकल्पिक कथन भी हम कह सकते हैं। राउल नियम क्या है हमारा, P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल टू n/n+n। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक में से घटाएं, यानी 1 माइनस P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल टू 1 माइनस n/n+n, या हम ये कह सकते हैं P माइनस P प्लस पी एस अपॉन P इक्वल टू n प्लस कैपिटल N माइनस n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ हम P से P कैंसिल हुआ और यहाँ n से n कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचता है, P एस अपॉन P इक्वल टू n अपॉन n+n। यहाँ हम ये कह सकते हैं पी एस इक्वल टू P इंटू n अपॉन n+n, या हम ये कहें कि निश्चित ताप पर विलायक का जो वाष्प दाब है वो स्थिर होता है। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो P जो है वो कांस्टेंट होगा। तो हम P को कांस्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू n अपॉन n+n। ठीक है, तो क्या हुआ, विलयन का जो वाष्प दाब है PS वो किसके समानुपाती हो गया या किसके प्रोपोर्शनल हो गया, विलायक की मोल भिन्न के। तो हम क्या कह सकते हैं, राउल्स लॉ को हम दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब किसकी, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, when a non volatile solute add in pure solvent
the vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent. ठीक है, अब हम वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से अणुभार का निर्धारण कैसे करते हैं। मान लो विलय का भार है स्मॉल w और विलय का अणुभार है स्मॉल m। इसी तरह से शुद्ध विलायक का भार कैपिटल W और शुद्ध विलायक का अणुभार कैपिटल M है। तो विलय के मोलों की संख्या क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। इसी तरह से सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N क्या हो गया, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा राउल्स लॉ से, P माइनस पी एस अपॉन पे इक्वल टू N अपॉन N प्लस N होता है। ठीक है, अब हम जब विलयन को बहुत अधिक तनु कर दें तो तनु करने पर क्या होगा, तनु करने पर जो N है वो N इज ग्रेटर देन N हो जाएगा। उस स्थिति में N प्लस N इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, N, यानी N प्लस N लगभग किसके बराबर होगा, N के। तो हम यहाँ इसकी जगह N रख दें तो अब हमारा क्या हो गया, P माइनस पी एस अपॉन पे इक्वल टू N अपॉन N। अब यहाँ N की वैल्यू हम जानते हैं, N की वैल्यू क्या है, W अपॉन M, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N की वैल्यू रख देते हैं कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ये आ गई हमारी, या हम ये कह सकते हैं P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, या हम सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, स्मॉल m, जो कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, स्मॉल m इक्वल टू w स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू P अपॉन P माइनस पी एस। यानी यहाँ स्मॉल w क्या है, स्मॉल m विलय का अणुभार, स्मॉल w विलय का भार, कैपिटल M विलायक का अणुभार, कैपिटल W विलायक का भार, P विलायक का वाष्पदाब और PS विलयन का वाष्पदाब। तो इस तरह से हम वाष्पदाब अवनमन से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वाष्पदाब अवनमन से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के हम मेथड देखें। वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से अणुभार का निर्धारण करने की दो विधि हैं। पहली है मैनोमेट्रिक और स्टैटिक मेथड, और दूसरी है ओस्टवर्ड वॉकर मेथड या डायनेमिक मेथड। अब हम सबसे पहले लें मैनोमेट्रिक और स्टैटिक मेथड। इसे हम मैनोमेट्रिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें वाष्पदाब के अवनमन को हम किससे नापते हैं, मैनोमीटर से नापते हैं, इसलिए मैनोमेट्रिक मेथड कहलाता है। स्टैटिक मेथड या स्थैतिक विधि भी कहते हैं। स्थैतिक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का इसमें जो विलयन है जो भरे जाते हैं उनका मूवमेंट नहीं होता है, यानी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इनका मूवमेंट नहीं होगा, स्थिर रहेंगे, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगी, स्टैटिक मेथड कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक एम शेप की ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब के एक एंड पर बल्ब ए होता है। इस बल्ब ए में हम सॉल्यूशन भर देते हैं और दूसरे एंड पर बल्ब बी जो है इसमें हम सॉल्वेंट भर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस जो बीच की ट्यूब है, इस ट्यूब में हम जो मैनोमीटर का कार्य करती है, इसमें हम कम भार वाला, ठीक है, यानी हल्का कम घनत्व वाला और उच्च क्वथनांक वाला यानी अवाष्पशील द्रव भर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हाई डेंसिटी और नॉन वोलेटाइल लिक्विड भर देते हैं। जैसे हम लें एन ब्यूटिल थैलेट, ठीक है, या एपिजॉन या बीटा ब्रोमोनेफ्थिलीन
इनमें से कोई भी एक द्रव भर देते हैं। अब बल्ब ए में हम सॉल्यूशन भर देते हैं और बल्ब बी में सॉल्वेंट भर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से S1 और S2 टोटी को पहले हम खोलकर इसमें से वैक्यूम पंप से सारी जो एयर है वो बाहर निकाल देते हैं। बाद में हम S1 और S2 टोटी को बंद कर देते हैं। अब इसको हम थर्मोस्टेट में रख देते हैं और पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग में इन मैनोमीटर में जो द्रव है उसकी दोनों भुजाओं का लेवल बराबर होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात इसकी भुजाओं के लेवल में अंतर आ जाता है, यानी ये दोनों के भुजाओं के लेवल में अंतर आ गया। यानी हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका वाष्पदाब अधिक होने के कारण जो द्रव का लेवल है वो नीचे आ जाता है और सॉल्यूशन का वाष्पदाब कम होने के कारण द्रव का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो इन दोनों लेवल का जो अंतर है वो हमारा क्या कहलाएगा, डेल पी, ठीक है, डेल पी, जो कि हमारा P माइनस PS के इक्विवेलेंट है। अब हम इस सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का अलग से वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं, वो हमारा P होता है। अब हमने पहले से ही जो सॉल्वेंट लिया उसका वेट हम पहले से ही नोट कर लेते हैं, वो हमारा W है और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, वो कैपिटल M है। अब इसमें हम एक जो सॉल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें ज्ञात करना है, उसकी निश्चित मात्रा हम इसमें सॉल्वेंट में घोलकर विलयन बना लेते हैं और वो उसका बाहर है W। तो हमें स्मॉल w, कैपिटल M पता है और इस विधि से हम P माइनस PS और P निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में इन सब का मान रखकर हम मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा मेथड है हमारा ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड और डायनेमिक मेथड। इसको ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर ने दिया था, इसलिए हम इसको ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड कहते हैं। और डायनेमिक मेथड या गतिक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है उनकी वेपर का मूवमेंट होता है, इसलिए हम इसको डायनेमिक मेथड या गतिक विधि कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक ए सेट के बल्ब उसमें विलयन भर देते हैं और बी सेट वाले विलयन बल्ब में हम विलायक भर देते हैं। विलयन को हम पहले से वे कर लेते हैं, यानी हम विलायक का हम पहले से वे कर लेते हैं जो कि कैपिटल W है, और इसी W ग्राम वाले विलायक में हम जो सॉल्यूट है स्मॉल w उसका वे करके घोलकर विलयन बना लेते हैं और उनको जो बल्ब का ए सेट है उसमें भर देते हैं और शुद्ध विलायक को हम बल्ब के बी सेट में भर देते हैं, यानी दोनों का ए सेट और बी सेट का हम पहले से ही वे कर लेते हैं। इसी तरह से ये यू ट्यूब की नलियां हैं, इन नलियों में कैल्शियम क्लोराइड भर देते हैं और इस यू ट्यूब की इस जो कैल्शियम क्लोराइड भरा इन ट्यूब का हम वेट पहले से कर लेते हैं। अब इनको हम कांच की ट्यूब से इंटरकनेक्ट कर देते हैं, यानी जो बल्ब का ए सेट है उसको बी सेट से और बी सेट को जो यू ट्यूब है जिनमें कैल्शियम क्लोराइड भरा है उनसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से ड्राई एयर पास हो सकती है और यहाँ से ड्राई एयर निकल जाती है, यानी यहाँ से सक्शन कर लेते हैं, यानी चूषण जो एयर है उसका चूषण कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्राई एयर पास करते हैं, शुद्ध शुष्क वायु प्रवाहित करते हैं और इस पूरे ऑपरेटर्स को हम थर्मोस्टेट में रख देते हैं। अब जैसे ही थर्मोस्टेट में इसमें क्या होगा, ये विलयन और विलायक दोनों की वाष्प बनेगी। ये ड्राई एयर पहले विलयन में आएगी और विलयन की वाष्प से संतृप्त होकर इसको अवशोषित कर लेगी और विलयन के जो सेट है ए सेट है उसके भार में कमी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एयर सेट ए से होते हुए सेट बी में आएगी जिसमें कि सॉल्वेंट भरा है, ये भी सॉल्वेंट की वेपर को अवशोषित कर लेगी और ये अब जो एयर है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वेपर है वो इन यू ट्यूब से गुजरेगी, इसमें कैल्शियम
क्लोराइड बड़ा है जो कि इन वेपर को अवशोषित कर लेता है और शुद्ध वायु वापस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ विलयन और विलायक के जो ए और बी सेट है उनके भार में कमी आती है और कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि हो जाती है। तो पहले हमने वे कर लिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद हम इनका वे कर लेते हैं और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के भार में कमी और इसके भार में वृद्धि को बताएगा। तो विलयन और विलायक के भार में जो कमी होगी वो कि इन यू ट्यूब के भार में जो वृद्धि उसके बराबर होती है। अब हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। विलयन वाले बल्बों के भार में कमी यानी ए सेट वाले बल्बों के भार में कमी किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी के। ठीक है। अब बी सेट के यानी विलायक वाले बल्बों के भार में कमी किसके प्रोपोर्शनल होगी, P माइनस पी एस के, यानी विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर के समानुपाती होगी। ठीक है, P माइनस पी एस के। अब बल्बों के भार में कुल कमी हम निकालें तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी सेट ए और सेट बी के भार में कमी कितनी हो गई, इन दोनों के भारों में कमी को हम जोड़ लेंगे, यानी बल्बों के भार में कमी प्रोपोर्शनल टू P प्लस P माइनस पी एस। तो P से आपका P कैंसिल हो गया, यानी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये सॉरी PS होगा। विलयन वाले बल्बों के भार में कमी प्रोपोर्शनल टू PS, यानी विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होगी। इसी तरह से विलायक के बल्ब के भार में कमी किसके प्रोपोर्शनल होगी, P माइनस पी एस के। तो ये कमी किसकी होगी, PS, P माइनस पी एस और ये PS। तो PS से PS कैंसिल हो गया तो क्या बचा, P। ठीक है। तो यू नली जो है उसके भार में वृद्धि किसके बराबर होगी, बल्ब के भारों में कुल कमी के। ठीक है। और बल्ब के भार में कुल कमी कितनी है, वो आपकी P है। तो हम क्या कह सकते हैं, विलायक के भार में कमी जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, P माइनस पी एस के, और बल्ब के कुल भार में कमी वो किसके प्रोपोर्शनल है, P के। तो विलायक के भार में कमी अपॉन बल्ब के भार में कुल कमी इक्वल टू P माइनस पी एस अपॉन P। ठीक है। अब ये बल्ब के भार में कुल कमी किसकी होगी, कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि के, यानी यू ट्यूब के भार में वृद्धि के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, विलायक के भार में कमी अपॉन कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि इक्वल टू P माइनस पी एस अपॉन P। ठीक है। तो हम विलायक के भार में कमी निकाल लेते हैं, पहले सेट बी का वे कर लेते हैं और बाद में प्रयोग के बाद में बी का वेट कर लेते हैं। जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, P माइनस पी एस के। और CaCl2 के भार में वृद्धि निकाल लेते हैं, यू ट्यूब को पहले से वेट कर लेते हैं और बाद में वेट करते हैं। जो वृद्धि हुई वो किसके बराबर होगी, वो वृद्धि हम यहाँ रख देते हैं। तो इन जो भार में कमी और वृद्धि यहाँ रख देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, P माइनस पी एस अपॉन P के। तो इस तरह से हम इस विधि से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकाल लेते हैं, P माइनस पी एस अपॉन P निकाल लेते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होता है, विलय का मॉलिक्यूलर वेट होता है स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू P अपॉन P माइनस पी एस। तो यहाँ हमने वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो निकाल लिया, तो यहाँ उसकी वैल्यू रख देते हैं। W हमें पहले से पता है, M पहले से पता है, कैपिटल W हमें पहले से पता है। तो इन सब की वैल्यू रखकर हम विलय का अणुभार निकाल ले। तो इस तरह से हम इन दोनों विधियों से, यानी ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड और मैनोमेट्रिक मेथड, यानी स्टैटिक मेथड और डायनेमिक मेथड से हम रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की सहायता से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। थैंक यू।